हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं टेंसेस से। अगरचे ये एक बहुत ही मामूली स्टार्ट मालूम होता है, यानी टेंसेस ऐसा मालूम होता है जैसे सबको मालूम आता है और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। टेंसेस आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके टेंसेस में ही मिस्टेक होगी तो ये बेसिक में मिस्टेक कंसिडर की जाती है और ये सीएसएस और पीएमएस के पेपर में किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं टेंसेस से, जो कि ट्रांसलेशन की में बेहद अहम है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सीएसएस के पेपर में 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जो यकीनी तौर पर आखिरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंपोजिशन के पेपर में आता है, जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है और उसके अंदर हमें टेंसेस का खास ख्याल रखते हुए इडियोमेटिक और फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उर्दू से इंग्लिश में अपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है। यहाँ पर आपको इन लेक्चर सीरीज से हासिल होने वाले नॉलेज को अप्लाई करने में बहुत मदद मिलेगी। जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने अपने टेंसेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको हर चीज़ का ख्याल रहना चाहिए कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ पे आपने एस और एस का इजाफा करना है, कौन सा टेंस पैसिव में दिया गया है, कौन सा एक्टिव में मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को आप टेंसेस में देखेंगे। वोकैबलरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप एग्ज़ाम्स अच्छे कर सकेंगे, बल्कि वोकैबलरी के अच्छे होने का मतलब ये है कि आपको एक लफ्ज़ के इस्तेमाल को मुख्तलिफ तरीक़ों में इस्तेमाल करना आता हो। जैसे अगर आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ्लॉज, तो फ्लॉ जो है उसको बार बार अगर आप अपने पैराग्राफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैराग्राफ की क्वालिटी मुतासर होगी। चुनाचा आप फ्लॉज की जगह पे मिस्टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉ की जगह पर आप अपनी वीकनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 लफ्ज़ हैं जो कि एक फ्लॉ के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकते हैं। इनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नाम भी देते हैं, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखने हैं। इसके साथ ही साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इससे आपके पेपर की क्वालिटी गिर जाती है और यही वजह है कि बहुत से बच्चे जो प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर पास नहीं कर पाते, उन्हें ये महसूस ही नहीं हो पाता कि उनके मसले कहाँ पे रहे हैं। चौथी चीज़ जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है इंग्लिश के पेपर में, वो एक्सप्रेशन है। एक अच्छा एक्सप्रेशन आपको कहाँ से मिल सकता है? ये आपको रीडिंग के ज़रिए मिलेगा। अगर आप अच्छे पेपर्स को, अच्छे न्यूज़पेपर्स के साथ-साथ आर्टिकल्स को, फीचर्स को रीड करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपको एक्सप्रेशन आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है। अगस्त का महीना है और इस महीने में बहुत से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को स्पीड में लेके अब चल रहे हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो जो शुरू कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पर, और जो शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं, उन्हें भी ये ज़रूर करना चाहिए कि अपनी रीडिंग को साथ-साथ जारी रखें और अच्छे टॉपिक्स और अच्छे आर्टिकल्स को रीड करें। इससे आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता चला जाएगा। इसके बाद आपने फिगरेटिव या इडियोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आप उसे ये नहीं कहेंगे दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। बेटर इज़ टू यूज़ ईडियम फॉर इट, यानी ही बर्न्ड मिडनाइट ऑयल। आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ट्रांसलेशन में रिक्वायर्ड होता है, बल्कि बाकायदा आपकी जो ट्रांसलेशन की स्टेटमेंट आती है उसमें ही कहा जाता है कि आप इडियोमेटिक और फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो इनके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेंसेस की। जी, टेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इसकी बिल्कुल शुरुआत, ये मैं बहुत बेसिक आपको बता रही हूँ, लेकिन जाहिर है कि इस बेसिक के बाद हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ट्रांसलेशन के ऊपर भी आएंगे और मैं आपको ये पैराग्राफ पास्ट पेपर से कुछ सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए करेक्ट ग्रामर को और सेंटेंस स्ट्रक्चर का
तो सही तरीके से बना सकते हैं। टेंसेस में सबसे पहले जो टेंस आप पढ़ने जाएंगे उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इसी शक्ल में होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब है वन हु इज वर्किंग, जो काम करने वाला शख्स होता है। वर्ब आप एक्शन को कहेंगे, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, यानी जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही हो वो आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो बहुत सिंपल सी मिसाल में दे देती हूँ आपको। मिस्टर एक्स इज वॉशिंग डिशेस, मिस्टर वाई रीड्स अ बुक, मिस्टर जी स्टडीड इन अ फेमस स्कूल। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड ये आपके सब्जेक्ट हैं बिकॉज दे आर वर्किंग, ये सेंटेंस के अंदर काम करते हुए पाए जा रहे हैं। वॉशिंग, रीड्स, स्टडीड ये आपके वर्ब हैं, एक्शंस हैं। और डिशेस, बुक और स्कूल ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है। तो आपका एक सिंपल सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा इन तीन चीज़ों का की कम्बिनेशन होता है। फिर इसके बाद आपको जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए वो है कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज क्या होता है। एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन क्या होता है जब आप एक मेच्योर राइटिंग करते हैं, तो उस मेच्योर राइटिंग के अंदर जिस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है वो सेंटेंस है पैसिव वॉइस, यानी पैसिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का काम करना, अगरचा सब्जेक्ट मौजूद भी हो लेकिन वो सब्जेक्ट जो है वो एक पैसिव शक्ल के अंदर मौजूद हो। मैं भी आपको एक पहले डिफरेंस बताती हूँ। एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो उसको हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। ये वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है और क्लियर पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला शख्स है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा। एक सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट या तो मौजूद नहीं होता या सब्जेक्ट बिल्कुल पैसिव होता है, यानी कि वो थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जा रहा हो, बाय के साथ इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये पैसिव वाइज सेंटेंस है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पैसिव हुआ है। मिसाल ले लें इसकी। जैसे अगर हम ये कहें कि वी विल डू दिस वर्क ऑन मंडे, बहुत क्लियर है कि हमें ये पता चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं और मंडे को काम कर रहे हैं। ये एक्टिव वाइज सेंटेंस क्यों है? ये एक्टिव वाइज इसलिए है क्योंकि इसमें वी मौजूद है। वी इज योर सब्जेक्ट। जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर मौजूद हो उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव वाइज सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिखूं, वर्क विल बी डन ऑन मंडे, तो आप ये देख सकते हैं कि काम मंडे को तो किया जाएगा लेकिन करने वाला मौजूद नहीं है। वो कौन है? वो भी हो सकते हैं, आए भी हो सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव कहलाएगा क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। इसी की एक और मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। दिस वर्क वुड बी डन बाय अस ऑन मंडे। अब यहाँ पे काम की बात तो की जा रही है कि ये वाला काम जो है वो मंडे को किया जाएगा और हम इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लफ्ज तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आपको एक चीज बहुत ही वजाहत के साथ नजर आएगी, और वो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे बाय का इस्तेमाल भी किया गया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी किया है। और यही वो चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका सेंटेंस, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में मौजूद है। ये पैसिव फॉर्म में मौजूद है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट अस है ये थर्ड फॉर्म और बाय के बाद इस्तेमाल हुआ है और इस पे इतना एम्फेसिस नहीं किया गया। तो एक्टिव और पैसिव को का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर टेंस अपने एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में मौजूद होता है। ये अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ भी लेंगे कि किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर आप एक और एग्जांपल देख लें तो मिस्टर एक्स इज वॉशिंग डिशेस, ये एक्स ये एक्टिव, मिस्टर एक्स चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, और डिशेस आर बीइंग वॉश्ड बाय मिस्टर एक्स ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ बाय का इस्तेमाल किया गया है, और जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह से भी हिला हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट अपनी जगह पे, सब्जेक्ट की असल जगह बिल्कुल स्टार्ट में होती है सेंटेंस के, जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में अपनी पढ़ लिया था, अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का जो फॉर्मूला था वो पढ़ लिया था। अगर ये सब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद ना हो तो, और इसकी जगह चेंज हो चुकी हो, तो भी हम उसको ये कहते हैं कि वो एक पैसिव वॉइस
सेंटेंस है। ये जी पहला टेंस है जिसको हम इनडेफिनिट टेंस का नाम देते हैं। इनडेफिनिट टेंस जो है वो जी, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। सॉरी, जब हम इनडेफिनिट टेंस की बात करें तो इनडेफिनिट टेंस जो है ये पहला आपका टेंस है जिसको स्टडी किया जाएगा। और यहाँ पे इस सेंटेंस को या इस टेंस को हम सिंपल टेंस कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सीएसएस और पीएमएस के जो पैराग्राफ्स आते हैं वो मेजॉरिटी इनडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये रियल टाइम में होने वाली जो भी एक्शन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कोई हैपनिंग है, कोई वाकया है, अगर वो उसको बयान करने के लिए इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि होती हो यानी वो हैबिचुअल हो तो उसको भी हम इंडेफिनिट टेंस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ही डज हिज होमवर्क। ही डज हिज होमवर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सब्जेक्ट की प्रॉपर पोजीशन इसकी मौजूद है और सब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और अगर हम इसी को ही पैसिव वॉइस में करेंगे तो जाहिर है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम निकाल के पहले ले आएंगे। ये पहले चला जाएगा। जब ये पहले चला जाएगा तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा और इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, जो कि आपके सामने मौजूद है इधर। होमवर्क इज डन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है, एस और ई एस का इस्तेमाल किया गया है। आप ये जानते हैं कि अगर एस और ई एस का और इज का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में किया जाता है तो इनडेफिनिट टेंस में ही, शी और इट के साथ आपने या सिंगुलर नाउन के साथ आपने एस और ई एस का इजाफा करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक्टिव पैसिव अगेन दोबारा मिलते हैं। आपका जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ टेंस की या वर्ब की फॉर्म में आता है, विच इज द सेकेंड फॉर्म। ये वो वाहिद टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की। इसके अलावा आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहीं पे भी इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आएगी। ही डिड हिज होमवर्क। और अगर आप सब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते हैं और पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इसे तो ये आ जाएगा जी होमवर्क वाज डन बाय हिम। और फ्यूचर टेंस में आ जाए तो फ्यूचर टेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ विल और शेल का इस्तेमाल होता है। विल और शेल हमेशा सेंटेंस के अंदर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए जाते हैं। ही विल डू हिज होमवर्क। और अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहें तो जाहिर है कि जो आपका ही की पोजीशन है यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह को छोड़ देगा और उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, यानी होमवर्क वुड बी डन बाय हिम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डन का इस्तेमाल किया है यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और बाय का लफ्ज इस्तेमाल करके और फिर सब्जेक्ट को यहाँ पे लगाया है। और इस सब्जेक्ट को लगाने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये फॉर्मूलाज अगर आप याद भी कर देंगे तो दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, इस प्रेजेंट टेंस को आप तीन शक्ल के अंदर लिख सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो रहा हो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है और उसके बाद सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है लगाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसके फॉर्मूला को देख लेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जा रही है। सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है वर्ब की जिसके साथ एस और एस का इजाफा किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है और यहाँ पे ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। ये ओसी लिखना चाहिए था, बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या करेंगे, डू और डज दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो आप डज नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और अगर प्लूरल है तो आप डू नॉट को इस्तेमाल करेंगे। सेम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की वैसे ही आ जाएगी और ऑब्जेक्टिव केस आपके पास आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यही डू और डज ये दोनों निकल के बाहर आ जाएंगे। डू और डज पहले आ जाएगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्टिव केस या आपका रेगुलर जितना भी सेंटेंस पीछे बच जाता है आप उसको ट्रांसलेट करेंगे।
तो ये फॉर्मूला बनता है आपके प्रेजेंट के लिए। अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो पास्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें किस चीज़ का इजाफा होता है कि आपने सेकेंड फॉर्म लगानी होती है एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा के भी आपको दिखाई है, डिड का इस्तेमाल किया है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप चले जाएंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डिड के साथ बहुत से लोग सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ये गलत है। अक्सर ये करेक्शन में भी आपको पूछा जाता है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फिर अगर इंटेरोगेटिव हो जाए तो डिड आपके पहले निकल के सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। फ्यूचर टेंस जो है अगर उसकी बात कर ली जाए तो उसका फॉर्मूला भी सेम वही है, सिर्फ विल और शेल का इस्तेमाल करना है आपने सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी और बाकी नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन सब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है कि आपने नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल करना है, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं किया और मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ कि यहाँ पे शेल नॉट या विल नॉट, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल आपने करना है नेगेटिव टेंस के अंदर। और यही नॉट अगर आप इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे तो विल और शेल जो है वो बाहर निकल के सामने आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं और ये बाकी सारे इनडेफिनिट टेंस में मैंने आपको दिखा दिए हैं। इनडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान और भी है, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसी तरह का जो फॉर्मूलाज है बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेम इसी तरह के फॉर्मूलाज जो है वो चलेंगे। आप उन ये स्लाइड्स की शक्ल में जो लेक्चर दिया जा रहा है इसमें मौजूद होंगे, आप चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं अपने पास। जो चीज अहम है और आपको याद रखने वाली है वो इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। और मैं जानती हूँ कि आप में से मेजॉरिटी को इस बात का पता होगा कि ही शी इट के साथ अपने एस और यस का इजाफा करना है। अगर डू का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर डज सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है तो फिर आप एस और यस को ऐड नहीं करेंगे, यानी आपने ऐसा नहीं करना कि डज भी इस्तेमाल करें और वर्ब के साथ भी एस और यस लगा रहे हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल और शेल के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जी, दूसरा जो टेंस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, विच इज रिलेटिवली मोर इजी देन इनडेफिनिट टेंस एंड अदर टेंसेस, क्योंकि इसमें आईएनजी लगता है और हमारी फॉर्म वैसे भी आईएनजी लगाने में बहुत माहिर है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपने क्या किया है, आईएनजी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ही इज, एक तो ये कि आपको इज एंड आर का इस्तेमाल करना है, जैसे अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस में देखें तो ये इसकी फॉर्मूला यही कहता है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद इज एंड आर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वर्ब को आपने आईएनजी लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपका। तो ये इसी फॉर्मूले के मुताबिक आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, इज एंड आर में से आपके पास इज आ गया, वर्ब के साथ आपने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, डूइंग आ गया, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है, हिज होमवर्क। तो ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, और जहां पे भी सब्जेक्ट मौजूद होता है हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास क्या आता है जी, होमवर्क, क्योंकि आपका सब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा और ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे ले लेगा। होमवर्क इज बीइंग डन बाय हिम, यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या होगा कि आपने हमेशा आईएनजी तो डेफिनेटली लगेगा ही, ठीक है, इस के साथ, इज एम आर के साथ आप आईएनजी लगाएंगे और बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि पैसिव वॉइस में नॉर्मली सारे पैसिव वॉइस, जहां भी आप पैसिव वॉइस देखेंगे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपने हमेशा ये बात अपने जहन में रखनी है कि पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो डन इस्तेमाल किया जाएगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आप आंखें बंद करके किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस है आपने उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे।
तो जी आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है पैसिव वॉइस के अंदर। अगर हम नेगेटिव में चले जाएं, ये आपके पास एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के। ठीक है, एक्टिव वॉइस के एफर्मेटिव सेंटेंस में इज एंड आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी। नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है कि इज एंड आर के साथ नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर देना है, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे नॉट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, जो फोर्थ फॉर्म जिसको जीरेंट भी कहते हैं, आप वो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपके पास इज एंड आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है आपके पास, फिर उसके बाद आप आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं, जीरेंट लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस आपका बाद में आता है। अगर आप पास्ट में चले जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो इज एम आर है इसकी जगह पे वॉज और वर का इस्तेमाल कर दिया जाता है, बाकी सेम चेंजेस, कोई और चेंजेस नहीं है। वॉज और वर और इसके साथ आप फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में होमवर्क आपका पहले आ गया, यानी आपने सब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, वॉज बीइंग डन बाय हिम। बीइंग आपने लगाना है, बीइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। अगर पैसिव वॉइस है और कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि इसमें बीइंग लगेगा, और बीइंग लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस का, और ये सामने आपको फॉर्मूला पास्ट का भी दिया गया है। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में विल और फ्यूचर जहां पे भी इस्तेमाल होगा वहां पे विल और शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑफकोर्स हमें ही के साथ विल लगाना है, यानी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमें कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखना है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस देखना है तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी है। आईएनजी जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस की एक मेन पहचान है, इसलिए बी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये बी का वर्ड इस्तेमाल करके आईएनजी लगाएंगे और आपके पास बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। मजे की बात यह है कि बहुत से लोग ये नहीं मानते कि कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस भी होता है, लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना भी पड़ जाए किसी शक्ल में तो उसकी जो निशानी होगी वो इस तरह से होगा कि होमवर्क विल बी बीइंग डन बाय हिम, यानी इसमें बी और बीइंग दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहरहाल आपको अगर सेंटेंस आ भी जाए कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर बी और बीइंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है अलोंग विद विल और शेल, क्योंकि फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस के भी कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आपने इस कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मुसलसल हर जगह पे, किसी भी जगह पे वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जीरेंट फॉर्म ही इस्तेमाल की गई है। तो आपने ये याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें आपने इज, एम, आर, वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल करने हैं, और जो पैसिव वॉइस हैं वो सब के सब थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ पूरे होंगे। तो जी ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस था। कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद हम परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें काम, जो एक्शन होता है वो मुकम्मल हो चुका हो। जहाँ पे वो मुकम्मल हो चुका हो उसे हम परफेक्ट टेंस का नाम देते हैं, यानी काम परफेक्टली हो गया है, खत्म हो चुका है। अब वो मौजूदा हाल में भी नहीं है, ना ये कि वो चल रहा है, ना ही वो कि वो करीब कहीं पे हुआ था, बल्कि उसको, इस काम को मुकम्मल हुए टाइम गुजर चुका है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस का नाम देते हैं। ये भी अपनी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मौजूद है। अगर हम प्रेजेंट की बात कर लें तो आपको थोड़ा सा गौर आप कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज का इस्तेमाल किया गया है। तो परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो हैज और हैव ही है। हैज और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए हमने डन यानी कि डू की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, ही हैज डन हिज होमवर्क। और अगर आप इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो यकीनी तौर पे जो आपका सब्जेक्ट है वो अपनी जगह छोड़ देगा और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, होमवर्क हैज। हैज हमने इसलिए लगाया क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो आपने लगा नहीं, हैज और हैव है। और इसके बाद जैसे बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान थी, परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो बीइंग है, बी डब्ल्यू एन, बीइंग।
ठीक है, बीन, होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम, यहाँ पे जो डी नहीं लगा हुआ तो आप डन जो है डी आपको अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे डन है। होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाता है सेंटेंस। और अगर हम इसके फॉर्मूला को भी देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म लगाई गई है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप चले जाएंगे तो हैज नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप चले जाएंगे तो हैज और हैव पहले निकल के आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। थर्ड फॉर्म आपकी वैसे की वैसी ही रहेगी। फिर हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो हमें थोड़ी सी कुछ चीजें और नजर आती हैं, जैसे सॉरी, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस करनी पड़ती हैं, विच इज हैड। देखिए यहाँ जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम हैज और हैव दोनों का इस्तेमाल लगा सकते हैं। हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। लेकिन पास्ट में तो ये झंझट भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करना है। और चूंकि ये परफेक्ट टेंस है आपको थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो ही हैड डन हिज होमवर्क, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस का निकल आएगा। इसको अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो होमवर्क यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। होमवर्क हैड बीन डन बाय हिम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया गया है। बीन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस भी है और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है, और परफेक्ट टेंस की पहचान जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। और ये आपके सामने इस पूरे टेंस का फॉर्मूला दिया है इन एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस की शक्ल में। देन इफ वी कम्स टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर की जो पहचान है वो आप जानते हैं कि वो विल है। तो आपने सब्जेक्ट के बाद विल लगाया, और हैज हैव तो आपने लगाना ही है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो आपने हैव लगाया, ही विल हैव डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे बात आती है कि हैज क्यों नहीं लगाया गया। तो नॉर्मली ये जब फ्यूचर टेंस की आप बात करेंगे विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता। तो जी ही विल हैव डन हिज होमवर्क, ही हिज वर्क वुड हैव बीन डन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। यानी अगर आपने इसी सेंटेंस को ही विल हैव डन हिज होमवर्क को पैसिव में चेंज करना हो तो ही की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो होमवर्क है, यानी हिज होमवर्क वुड हैव बीन डन बाय हिम। होमवर्क कर लें या वर्क कर लें, इट्स द सेम। और ये जी आपके पास फॉर्मूलाज हैं सारे परफेक्ट टेंस के, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं रूल्स। जब आप परफेक्ट टेंस को, जब आपको ये पता चल जाए कि एक सेंटेंस है ये परफेक्ट में है, तो आपने क्या चीजें अपने जहन में फौरी तौर पर लेकर आनी है। पहली चीज तो ये कि आपको इस पूरे टेंस में कोई शफलिंग की जरूरत नहीं। जिस तरह कॉन्टिन्यूस टेंस में सब में आप चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट है, फ्यूचर है, एक्टिव है, एक्टिव वाइज हो क्यों, जितना जो भी, तो उसमें आपने आईएनजी लगाना था। इवन आपने उसमें आपको आईएनजी ही लगाना था। इसी तरह परफेक्ट टेंस के अंदर आपने थर्ड फॉर्म ही लगा देनी है आंखें बंद करके, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है, इन तीनों में से किसी का भी हो, तो आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। हैज हैव का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, और थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की जाएगी। जी आखिरी जो सेंटेंस है या आखिरी टेंस आपने इस्तेमाल करना वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा किया जाता है जब आपका एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आपके पास आता है सीएसएस या पीएमएस के अंदर, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में से भी बहुत चीजें दी जाती हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये नजर आएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वाइज कोई नहीं होता, सिर्फ एक्टिव वाइज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेजेंट टेंस अगर हम थोड़ा सा देख लें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज है, क्योंकि ये परफेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसके अंदर परफेक्ट टेंस की खसूसियात भी होंगी और कॉन्टिन्यूस टेंस की भी खसूसियात होंगी। तो अब आपको करना क्या है कि आपने सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, इसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, बीन का इस्तेमाल करना है। ये हैज, हैव और बीन ये परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो वर्ब आपके पास आता है वो वर्ब है आपका जीरेंड, यानी फोर्थ फॉर्म आईएनजी की शक्ल में आता है। आईएनजी की शक्ल में आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस की रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर देता है। यानी परफेक्ट टेंस की रिप्रेजेंटेशन भी हो गई और कॉन्टिन्यूस टेंस की भी हो गई।
सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बात आती है बाकी चीजों की, यानी ऑब्जेक्ट की। जाहिर है कि वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट ही लगाना है और ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है वो छोटे सेंटेंस नहीं होते, बल्कि यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़े से लंबे होते हैं और इसमें एक खास या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, इसके अंदर एक खास पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये दो चीजें हैं जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको उससे ये अंदाजा होगा कि आपने इसमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल इस टेंस के अंदर किया जाता है और इस टेंस को कंप्लीट किया जाता है विद दिस, और उसके बाद आपके पास सारा ऑब्जेक्टिव केस या सेंटेंस का जितना रिमेनिंग पार्ट होता है वो आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में चले जाएं तो हैज हैव के साथ आप नॉट लगा सकते हैं। इंटरोगेटिव में चले जाएं तो हैज हैव पहले आ जाएगा और बाकी के सारा सेंटेंस जो है वो बाद में चला जाएगा। पास्ट में अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपने उसमें कोई खास चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ हैज और हैव के बाद आप की जगह पे हैड का इस्तेमाल कर देंगे। हैड बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विल से शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। विल हैव बीन, उसके बाद आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। इसके भी कुछ रूल्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा रूल जो है वो बीन का है, BWN, क्योंकि परफेक्ट टेंस का एक थोड़ी सी झलक इस टेंस के अंदर आती है, इसलिए हम इसमें बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बता रही थी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया जाए, एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे 1997, 1947, तो उसको हम उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल लगाते हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया। जब आपको पीरियड दे दिया जाए 10 साल, अब ये 10 साल कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके साथ आपने फॉर लगाना है, यानी एक पीरियड है। फॉर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जब आपके पास एस्टिमेटेड टाइम जो है वो दे दिया जाए, यानी अब आप एस्टिमेट ही करते रहेंगे कि ये 10 साल कौन से हो सकते हैं, ये जिंदगी के कोई भी 10 साल हो सकते हैं, तो उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, उसको आप लगाएंगे, उसकी जगह पर आप लगाएंगे फॉर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि जो सेंटेंस जो एग्जांपल है, ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स, अब ये 2 आवर्स जो है वो एक पूरा पीरियड दे दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 PM लिखा होता तो फिर हम सिंस 2 PM लिखते हैं। ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 2 PM, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। अब चूंकि वो एक पूरा पीरियड दिया हुआ है, 2 घंटे एक मुसलसल एक पीरियड बनता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे इसको इसको फॉर के साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके जो टेंसेस हैं ये मुकम्मल होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिरी टेंस का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पेपर में आपके पैराग्राफ आता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आपको 2017 का CSS का पेपर सामने नजर आ रहा है, और इसकी जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बन रही है उसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं आज आपको यहीं तक ही करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस 2 से 3 पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद मजीद प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर के पार्ट्स को किया जाएगा। तो ट्रांसलेट अभी आप जो देखने लगे हैं वो ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें आज ट्रांसलेशन नहीं आएगी। आज मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के बताऊंगी कि ये सेंटेंसेस किस तरह के आपको दिए जाते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव स्लैश इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको सिंपल सी बात बता दी है कि आपने इसमें फिगरेटिव और इडियोमेटिक यानी सिंपल इंग्लिश नहीं करनी आपने। अगर आप कर देंगे तो ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन फिगरेटिव और इडियोमेटिक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए, टेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपका यानी एक्सप्रेशन चेक किया जा रहा है, वो आपको बता भी रहे हैं कि फिगर इन व्यू, आपने कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो वो आपके एक्सप्रेशन को चेक करना चाह रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर वो आपके टेंसेस नहीं देखेगा, वो एग्जामिनर डेफिनेटली आपके एक्सप्रेशन को देखेगा। अब थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि पैराग्राफ किस किस्म के आते हैं। हम अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। अगर आप पहला सेंटेंस ही देखें तो मैंने आपसे ये कहा था कि मेजॉरिटी आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो इनडेफिनेट में आते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिंपल इंडेफिनेट टेंस का शुरुआत इन्होंने इंडेफिनेट टेंस से ही कर दी है। और अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें तो ये लैंग्वेज भी प्योर सही उर्दू वाली नहीं है।
हम को क्या कहते हैं, हमारे दुश्मन हम को क्या कहते हैं, ये सही उर्दू लैंग्वेज नहीं है। हमारे दुश्मन हमें क्या कहते हैं, अगर हम सही लिखें तो ये इस तरह से बनती है। तो आपको पहली लाइन से तो ये अंदाजा हो गया कि इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आपने करना है। दूसरा ये कि उर्दू की भी कोई ऐसी खास लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल नहीं की हुई कि जो प्योर उर्दू लैंग्वेज के असूलों के मुताबिक हो। आगे देख लेते हैं कि जी हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मवाफिक हमारी तारीफ करते हैं। अव्वल हमारे ऐब उनको ऐब ही नहीं लगते, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं। अब या इन सारे सेंटेंसेस से आपको थोड़ा सा क्या पता चल रहा है कि एक जर्नल, बिल्कुल जर्नल सी बात हो रही है, और वो यही देखना चाह रहे हैं कि एक जर्नल सी आम चीज बातों में और ख्यालात का इजहार करने में आप किस तरह की एक्सप्रेशन को का इजहार कर सकते हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस अभी तक आए हैं ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूरे हो जाएंगे। या फिर इनसे चशमपोशी करते हैं, बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। वो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देता है, मगर इसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है। दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमें हमारे ऐबों से मुतल्ला करता है। इस तनाजुर में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित होता है। तो अब पूरे सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ में इनडेफिनिट के अलावा फिलहाल कोई ऐसा टेंस नजर नहीं आता जो इन्होंने इस्तेमाल किया हो। सिंपल इंडेफिनिट है, लेकिन इनका जो उर्दू का जो इन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है उस एक्सप्रेशन से ये मालूम होता है कि वो एक बहुत ही कैजुअल बातें कर रहे हैं। लेकिन इसमें चशम पोशी, नेकियों को बढ़ाना, एहसानमंद होना, अजीज रखना, रंजीदा ना करना, इस किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करके आपके रिटर्न एक्सप्रेशन, इंग्लिश में रिटर्न एक्सप्रेशन को चेक करने की कोशिश की गई है। तो ये लेक्चर आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करके बताई जाएगी कि आपने ट्रांसलेशन करते हुए किस तरह के फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेशन कैसे मालूम करने हैं, किस तरह से आपने उनको लिखना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक अच्छी ट्रांसलेशन में। और इस तरह से आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। थैंक यू।